Now today we are going to start our unit number 1, that is band theory of solids. Basically it is a very broad and very you can say बहुत डेप्थ में ये थ्योरी है, इसको बिल्ड करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप. तो स्टेजेस के अंदर में आपको मैं थोड़ी इसका बैकग्राउंड और इसकी हिस्ट्री बताता हूँ जो हमारे सिलेबस के अंदर में कि बेसिकली देयर आर 3 different theories regarding the movement of free electrons in metals, solids or in conductors. Initially, in 1900, Drude and Lorentz, the two scientists, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की 1897 के अंदर में, तो उसके बाद से सबसे पहले ड्रूड ने अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल उसकी थ्योरी बनाई. बाद में लॉरेंट्स ने उसके अंदर में कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं और बाद में ये फिर बताया कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स उसके हिसाब से एंड अकॉर्डिंगली द कंडक्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स हम उसको स्टडी करते हैं और ओम्स लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होता है. तो जो बेसिक अजम्पशंस इस थ्योरी के थे उसको हम बाद में स्टडी करेंगे. तो द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज द ड्रूड-लॉरेंट्ज क्लासिकल थ्योरी which obeys Maxwell-Boltzmann distribution and here the Ohm's law and conductivity के रिलेशन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं. इस थ्योरी को यूज करके आप सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन है कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में ये बिहेवियर को हम सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. जैसा होता है बाद में बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है. तो उसके बाद में क्वांटम पिक्चर फिर आया कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर मेटल के अंदर में रहते हैं वो अलाउड या डिस्क्रीट एनर्जी कोई वहाँ पर वो बिलोंग करते हैं. कुछ एनर्जी लेवल्स ऐसे होते हैं, कुछ एनर्जी रेंजेस ऐसे होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते. वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इलेक्ट्रॉन का जैसे पार्टिकल ही ट्रीट किया जाता है लेकिन वो अलाउड एनर्जी को ही वो बिलोंग करेंगे. तो अलाउड का कंसेप्ट जहाँ पर आ गया तो वो जाता है क्वांटम कंसेप्ट. और इस कंसेप्ट के अंदर में फर्मी एंड डिराक का जो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फॉर्मेट है, वो इलेक्ट्रॉन ओबे करते हैं. और यहाँ पर हमको पढ़ना है एक फर्मी फंक्शन कि कैसे डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेंगे, उसको हमको डिटेल में. उसके बाद में स्टिल इस अप्रोच को यूज करके भी हम सेमीकंडक्टर जो कुछ सॉलिड्स होते हैं वो बिहेवियर को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. तो उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए फेलिक्स ब्लॉच करके एक साइंटिस्ट है, उसने अपना एक थ्योरम बनाया, एक ब्लॉच फंक्शन वहां पर उसने डिफाइन किया और उसने ये बताया कि जब हम सॉलिड्स फॉर्म करते हैं तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो रहते हैं एटम से. कुछ एक एटम लिए फिर हमने दूसरा एटम लिया, जब दोनों को हम एकदम सॉलिड बनाने के लिए एक दूसरे के पास में लेकर आएंगे तो वो जो एनर्जी लेवल है वो इंटरेक्शन की वजह से वो स्प्लिट होता है. और ऐसे 2 एटम होंगे तो 2 लेवल में स्प्लिट होगा, 10 होंगे तो 10 लेवल में स्प्लिट होगा, n होंगे तो n लेवल में स्प्लिट होगा. अब सारे के सारे सिमिलर एनर्जी लेवल वाले एटम्स रहेंगे और लार्ज अलग लेवल्स के अंदर में वो स्प्लिट होकर रेंज ऑफ एनर्जी स्पेस में बनाएंगे एंड दैट रेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज अ पर्टिकुलर बैंड. अब हमने देखा कि हमारे एटम के अंदर में पहले लेवल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दूसरे लेवल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तीसरे में रहते हैं. आउटर मोस्ट को आप बोलते हैं बैलेंस बैंड. और जब सॉलिड बनाते हैं तो वहां से और इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड को छोड़कर हायर एनर्जी स्टेट्स में चले जाते हैं और वो हायर एनर्जी स्टेट्स बहुत वाइड रेंज होती है, उसे आप कहते हैं कंडक्शन बैंड. तो वहां पर एक पीरियोडिसिटी मेंटेन रहती है आफ्टर अ पर्टिकुलर नॉट अलाउड एनर्जी, फिर अलाउड एनर्जी, फिर नॉट अलाउड एनर्जी, फिर अलाउड एनर्जी. तो पीरियोडिसिटी मेंटेन होती है कहां पर, डिफरेंट अलाउड पोटेंशियल एनर्जीज के ऊपर में. तो वहां पर ब्लॉक थ्योरी या ब्लॉक थ्योरम को यूज करके हम बैंड थ्योरी वहां डेवलप करते हैं. इस वाइट इज कॉल्ड एज क्वांटम बैंड थ्योरी बिकॉज़ यहाँ पर भी हर एक एनर्जी बैंड के अंदर में अलाउड एनर्जी स्टेट्स हैं जिसको इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर सकते हैं. इसी को क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को वेव लाइक नेचर यूज करके ब्लॉक ने यहाँ पर, ब्लॉक जो साइंटिस्ट था उसने यहाँ पर स्ट्रक्चर, बैंड स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिया और इस बैंड थ्योरी से आप किसी भी टाइप के मटेरियल्स को स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो
किसी सॉलिड की कंडक्टिविटी हो, वो कंडक्टर कब रहेगा, वो इंसुलेटर कब रहेगा, वो सेमीकंडक्टर कब बनेगा, उसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसके थर्मल प्रॉपर्टीज, सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है वेल यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज नाउ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, इट इज द गिफ्ट ऑफ व्हाट आई कुड से द क्वांटम बैंड थ्योरी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। दोनों को मिक्स करके आज जो डेवलपमेंट चल रहे हैं मटेरियल टेक्नोलॉजी के अंदर में, ये यही से चल रहे हैं। तो हमारे ये यूनिट का जो पिक्चर है तो मैंने आपके सामने में रख दिया कि 3 पार्ट में हमको स्टडी करना है। पहले पार्ट में हम देखेंगे क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी प्रपोज्ड बाय वुड एंड लॉरेंट्स, बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, इसके 2-3 एनिमेशंस है। इसके सिंपल आपको नोट्स दे दूंगा तो आप कर सकते हैं। इसके अंदर में कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन हमको निकालना है। उसके बाद में क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हमको देखना है फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल क्या रहता है, डिफरेंट कंडीशन में फर्मी एनर्जी लेवल कैसे रहेगा, ये हमको स्टडी करना है। यहाँ पे एक्सप्रेशन है और यहाँ पर हमको डिफरेंट एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं, कंडक्शन बैंड कैसे बनेगा, वैलेंस बैंड कैसे बनेगा, कैसे हम कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरवर्ड एनर्जी गैप को यूज करके सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में, कंडक्टर्स में। उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंटेलिजेंट सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा रहेगा, एन टाइप और पी टाइप का कैसा रहेगा। इतनी सारी चीजें हमें इस यूनिट में पढ़नी है। 2 बेसिक एक्सप्रेशन है, इसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं और बाद में सारे एनर्जी बैंड डायग्राम के ऊपर में हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि अगला जो यूनिट आएगा यूनिट नंबर 2, उसमें इसी एनर्जी बैंड डायग्राम को लेके पीएन जंक्शन कैसे बनेगा, फॉरवर्ड बायस कैसे रहेगा, रिवर्स बायस कैसे रहेगा, ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा, कैसे एम्पलीफायर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी चीजें बनेगी। राइट, तो आई एम नॉट गोइंग टू फोकस मच ऑन ड्रूड लॉरेंट्स क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। कुछ पॉइंट्स इसके मैं आपको बताऊंगा और वहां से हम कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे और एक क्लासिकल माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ हम ड्राइव करेंगे या इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम स्विच ओवर करेंगे फर्मी फंक्शन के ऊपर में, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल क्या रहता है वो करेंगे। उसके बाद में ये 2 जगह हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद ड्रूड लॉरेंट्स क्लासिकल थ्योरी और उसके अंदर में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन के तरफ में हम आएंगे। तो ड्रूड लॉरेंट्स इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ने के लिए उसके कुछ असम्पशंस के अंदर में एक टर्म आती है, उसे कहते हैं आप थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या रहता है, सॉलिड के अंदर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं अपने वैलेंस बैंड, जब सॉलिड बनता है तो अपने वैलेंस लेवल को छोड़ के वो फ्री हो जाते हैं। जब वो फ्री हो जाते हैं तो वो रैंडमली जो इलेक्ट्रॉन रहता है जब फ्री होगा तो अंदर में कोर्स पॉजिटिव आयन के कोर्स बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन है एक बार कोर्स से फ्लाइट करके इधर चला जाएगा, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कोर्स से फ्लाइट करके इधर चला जाएगा, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है कोर्स से फ्लाइट करके इधर कहीं चला जाएगा। इस तरीके से उसका जो मूवमेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन का वो रेंडम रहता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो रहता है रेंडम रहता है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर से यहाँ पर इस तरीके से मूव हो रहा है तो कहीं कोई और इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। तो इस तरीके से जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम में देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन छोटे से वेलोसिटी के साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी रहती है 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास रहती है ऑलमोस्ट सभी की। लेकिन सब क्या है, एक लेफ्ट से राइट जाता है, दूसरा राइट से लेफ्ट आता है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। तो इनकी जो वेलोसिटी रहती है ये वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, एक उसके अपोजिट हो जाती है। तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाता है, दूसरा राइट से लेफ्ट आता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। और इन थर्मल इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटल और कंडक्टर। अब अगर से हम इसी के ऊपर में क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इस मेटल के क्रॉस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अपने मूवमेंट को इन दिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करने की कोशिश करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो जो इधर था उसका डायरेक्शन इधर फ्लिप होगा, ये जो रहेगा ये भी अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, और ये जो रहेगा ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने पाथ को ड्रिफ्ट करते हैं। राइट, तो हर एक का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
वो डिफरेंट रहेगा। वैसे जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सबका एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला जाता है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है vd से, और इसकी जो वैल्यू रहती है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻²m², और ये कंपेयर टू फ्री इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, जो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहती है इट इज वेरी लेस, it is 10⁻²m², and due to this particular drift velocity यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक पर्टिकुलर फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट अपने आप को अलाइन करते हैं, एंड ड्यू टू दैट एक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसे आप कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इसे कहते हैं कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट या ड्रिफ्ट करंट इसे कहा जाता है। तो करंट फ्लो करने के लिए क्लासिकल थ्योरी क्या बोल रही है कि यू हैव टू डिस्टर्ब द थर्मल इक्विलिब्रियम, एंड आपको एक एक्सटर्नल फील्ड लगाना पड़ेगा। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली इधर हाइपोजिक डायरेक्शन में जा रहे थे वो अपने आप को आप अलाइन करेंगे अपोजिट टू द फील्ड। व्हाई अपोजिट? बिकॉज फील्ड जो रहती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ में रहेगी, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ में मूव करेगा। फील्ड लाइन से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्टिंग रहेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, एंड देयरफॉर इसको अपोजिट टू फील्ड लाइन जब अपने आप को अलाइन करेगा तो हम ये कहते हैं कि वो ड्रिफ्ट कर रहा है ड्यू टू द फील्ड। फील्ड से इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर से q है तो वी नो दैट इंटेंसिटी E is equals to F upon Q। एक फोर्स एक्ट होगी ड्यू टू द फील्ड, दैट इज F is equals to Q into F, where Q को कभी-कभी बुक्स के अंदर E भी लिखा जाता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ E। तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज E into E, and this force trying to bring the electron aligned to the field lines in opposite direction. Due to that there exists an average drift velocity। अब एक ये drift velocity पूरे मटेरियल के लिए रहेगी एवरेज drift velocity। तो विद दिस वेलोसिटी जब आपके इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पर एक करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, दैट करंट इज कॉल्ड एज Q, राइट। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन स्पेसिमेन। अब हम देखेंगे जब इस इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में कंडक्शन होता है तो वहां पर आप ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, वहां पे रेजिस्टिविटी कैसे आप निकालेंगे, वहां पे कंडक्टिविटी कैसे आप निकालेंगे, इसको हमको यहाँ डिस्कस करना है। तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगुलर शेप का कंडक्टर जिसके अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं कंसीडर करने वाला हूँ। तो कंसीडर हमने लिया ये कंडक्टर है हमारे पास में। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हम इस फिगर को किस तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमने कंडक्टर को लिया, ये कंडक्टर ऐसा ले रहे हैं, आपके समझ में आ जाएगा ये क्यूबिकल ब्लॉक के फॉर्म में है, ठीक है। इस कंडक्टर की हम जो लेंथ लेंगे वो रहेगी L, जो टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L। उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा वो रहेगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा A, राइट। इस कंडक्टर में जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी चार्जेस हैं पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, पूरे इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, राइट, ठीक है। इफ n is the total number of electrons in the unit volume of this particular block, then total charge of the block Q will be equal to n into E, and that will be equal to, अब यहां पर क्या लिखेंगे, n into E, ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस और इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे इसका वॉल्यूम हो जाएगा A into L। सो द नेट और टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू कितने जाएंगे, N E A L। टोटल चार्जेस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस यहाँ से आपके होंगे वो कितने होगा, NEL। अब हमने क्या किया, हमने इस ब्लॉक के क्रॉस में एक पावर सप्लाई लगाई और वहां से पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। इस ब्लॉक के क्रॉस में जो देखना ध्यान से, इस ब्लॉक के क्रॉस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, दैट इज V वोल्ट का। इस पोटेंशियल डिफरेंस के लगाने से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए इसके दोनों एंड्स के ऊपर में द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल E, सच दैट वी नो दैट V इज इक्वल्स टू E into L, that is
potential difference across the ends of this particular cubical metal or cubical solid, V is equals to E into L. तो this is my equation number 1, this is my equation number 2. अब यहाँ से इसके साथ में थोड़ा सा क्या करना देखिए. Now according to Ohm's law, V is equals to क्या होता है R into I. This is equation number A. According to Ohm's law, V is equals to R into I, and I know that R is equals to rho L by A, where rho is the resistivity, and therefore equation number A में जब आप इसको यहाँ पुट अप करेंगे तो आपको मिलेगा by equation number A you will get V is equals to rho L I divided by A. Now by equation number 2 I got what is this? V equal to E into L, therefore I can write E, getting this? V is equals to E into L, therefore V यहाँ पे लिखा मैंने E into L will be equal to rho L I divided by I am writing here A. लिखते हैं मैंने यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया. से दिस वाज माय इक्वेशन 1, दिस वाज माय इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 4. ऐसे छोटे छोटे इक्वेशन है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना. हमने क्या क्या किया? टोटल चार्ज निकाला, राइट, अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, V इक्वल टू RI लगाया, रो वी नो दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, लेंथ एंड एरिया. फिर हमने ऐसे क्या लिखा, V इक्वल टू इक्वेशन को लिखा. अब हमारे पास में I है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों के अंदर में हमारे पास में I है. तो वी नो दैट, ये बहुत ध्यान से समझना है आपको कि I is equals to Q by T, rate of flow of charge. I is equals to Q by T. Q का वैल्यू कितना आपके पास में? NEAL, that is NEAL divided by T. Now L by T total length, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है. L by T is drift velocity, therefore I is equals to NEA into VD. This is equation number, I am writing small b. So that I is equals to, the current flowing is equals to NEA VD. Now current density is defined as J is equals to I upon A. Therefore ये इक्वेशन थी हमारे पास, उसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? I की वैल्यू कितनी थी आपकी? NEAVD डिवाइड बाय कर हमको क्या मिलेगा? NE into VD. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखना. J is equals to NEVD, NE into A मतलब यूज कर दिया, NE A निकल गया, A डिवाइड से हम कैंसिल हो गया, NE into VD, that is correct. Got the point? J is equals to this much I upon. Now we can see from one of the equation, ये इक्वेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से आपको 2-3 चीजें और मैं आपको बताने वाला हूँ. अगर हम इसके अंदर मिक्सिंग करेंगे, क्या मिक्सिंग करेंगे? 1 upon rho, यहाँ पे दिख रहा है E12 दिख रहा है, E12 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये that is E12 is equals to rho into Li divided by A. ये मिला. यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? मैं स्टेप वॉक कर रहा हूँ. We know that sigma is equals to 1 by rho. The reciprocal of resistivity is called as conductivity. Sigma is equals to 1 upon rho. Get this? If I do that, I can write. कौन से इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे? अब आप देखेंगे कौन से इक्वेशन लिखूंगा. V is equals to rho Li divided by A. इसको जब हम लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? ये इक्वेशन कैसी होगी? आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं. सिंपली R की वैल्यू यहाँ पे भी डाल सकते हैं. तो 2-3 ऑप्शंस मेरे पास में है, तो आई कैन डू इट. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2 से मैं लिखूंगा E is equals to V by L. क्या लिखूंगा मैं? E is equals to V by L. बाय इक्वेशन नंबर 2 से हमने इक्वेशन नंबर 3 आप दे दिया. ये इक्वेशन मेरे पास में है, क्या लिखूंगा यहाँ से मैं? E is equals to V divided by L. देखा मैंने. अब V की वैल्यू होती है RI, तो आई विल राइट हियर R into I, हो गया. R into I लिखा. अब R की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? यहाँ पे R की वैल्यू थी rho L by A into I. अब मुझे ये लिखना है E is equals to rho L by A into I हो गया. ठीक है, ये मेरा था रो, ये था मेरा रो, ये कितना था? रो था. अगर से रो की जगह मैं लिखूं यहाँ पर, रो की जगह लिखूंगा तो हमारा कौन सिग्मा हो जाएगा. मुझे मिलेगा
E इज इक्वल्स टू रो की जगह क्या लिखूंगा यहाँ पे, रो की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा 1 बाय, रो की जगह क्या लिखेंगे 1 बाय सिग्मा, तो मुझे क्या मिल रहा है L I डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू ए, क्या मिला मुझे सिग्मा इंटू ए। अब मेरे पास में I का वैल्यू कितना है, यस I अपॉन ए, कितना वैल्यू है I अपॉन ए, कितना वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ये I का वैल्यू को सिंपली आप देखो, I मुझे क्या मिल रहा है MEAVD, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये L एज इट इज मिला, पॉइंट E is equals to V upon L, E is equals to V upon L आया ना, V upon L को लिखा मैंने R into I, R into I लिखा ना, V upon L नीचे में लाएगा, यहाँ पे क्या लाएगा, डिवाइडिंग दिस, ये यहाँ पर आएगा, नीचे में आएगा यहाँ पे, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे भी L मिलेगा, यहाँ पे भी एक L मुझे मिलेगा यहाँ से, तो E is equals to मुझे क्या मिल रहा है, राइट, सिग्मा is equals to थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको मैं शॉर्ट में करता हूँ, J is equals to MEAVD मिला, हो गया। Now I upon A, that is current per bit area is called as current density. दो तीन इक्वेशन से मुझे कुछ लाना है कि सिग्मा is equals to 1 upon rho. If this is the case, sigma is equals to 1 upon rho. If this is the case, तो ये जो इक्वेशन E is equals to आ रहा है, इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ E into ये वाली इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, देखिए I am writing this equation E into L will be equal to sigma is equals to, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, रो इज इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा, रो इज इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा, तो ऊपर क्या लिख जाएगा L I into sigma, you are getting this, divided by A. So what did you get? What did you get? See here, what did you get? L cancel, I by A, ये क्या होता है, I by is J, करंट डेंसिटी मुझे मिल रहा है J divided by sigma. Right? Therefore, J is equals to sigma into E. This is called as क्या है ये? Current density is equals to, current density is equals to क्या मिला आपको? क्या ये? Conductivity into applied field. इस मेटल से पर यूनिट एरिया फ्लो होने वाला जो करंट है इस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी कंडक्टिविटी पर, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी कंडक्टिविटी पर। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब एक चीज और यहां पर हम आपको डिफाइन करेंगे, वो है मोबिलिटी। वो क्या हमारे पास में मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, एंड मोबिलिटी इज डिफाइंड एज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड फील्ड। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड फील्ड। नाउ एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड फील्ड आपको है, दैट इज योर मोबिलिटी। अब यहां पर हमको मोबिलिटी के लिए एक इक्वेशन निकालनी इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये थी सिग्मा इंटू ई, यू आर गेटिंग, देयरफॉर फ्रॉम दैट इक्वेशन ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, जे अपॉन सिग्मा। तो म्यू इज इक्वल्स टू वी डी डिवाइडेड बाय, ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जे अपॉन सिग्मा। तो दिस इज जे और ऊपर में गया सिग्मा, जे अपॉन सिग्मा। नाउ वी डी का वैल्यू हम यहां से लिखेंगे, वी डी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, जे डिवाइडेड बाय एन ई, देयरफॉर म्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय जे। एंड वी डी वैल्यू कितना मिल रहा है, जे डिवाइडेड बाय क्या मिल रहा है आपको, जे डिवाइडेड बाय, वी डी का वैल्यू कितना मिल रहा है, जे डिवाइडेड बाय एन इंटू ई, जे डिवाइडेड बाय एन इंटू ई। क्या लिख रहे हैं फिर से, जे डिवाइडेड बाय, यस क्या मिल रहा है, एन इंटू ई, दिस जे जे कैंसल, you will find that sigma is equals to n into e into mu. So this is the relationship between
mobility and conductivity. This is the relationship between mobility and conductivity. The point. So sigma is equals to NE into mu. Mu is the mobility, which is defined as drift velocity per unit applied field. Now this is here Vd sigma E का वैल्यू कितना लिखा आपने यहाँ पे? E का वैल्यू लिखा J अपॉन सिग्मा. E का वैल्यू J अपॉन सिग्मा Vd. Vd का वैल्यू आप यहाँ से कितना लिखेंगे? J डिवाइडेड बाय Vd का वैल्यू कितना लिखेंगे आप? J डिवाइडेड बाय Ne. J कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिग्मा इज इक्वल्स टू Ne इनटू म्यू. दैट इज कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप मोबिलिटी के साथ में. कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में. कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप आप यहां से लिख सकते हैं, और इक्वेशन लिख सकते हैं. कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप आप करंट के साथ में लिख सकते हैं, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में लिख सकते हैं. तो सारे छोटे छोटे एक्सप्रेशंस है, इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है. यहाँ पे ये डिफिनीशन है मोबिलिटी का, यहाँ पे डिफिनीशन है करंट डेंसिटी का. जे क्या है? जे को आप बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया. इसका रिलेशनशिप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ. यू वेरी. इसका रिलेशनशिप जे का किसके साथ में आपने निकाला? रेजिस्टिविटी के साथ में. आप इसका निकालेंगे कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी को रेसिप्रोकेट करते चलाएंगे तो आपको मिल जाएगा. यहाँ पे वन यू कैन राइट 1 बाय, आप यहाँ पे रो भी लिख सकते थे, आप यहाँ पे लिख सकते थे E is equals to रो टाइम्स इनटू J. वो भी एक और हो सकता है. सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको छोटे-छोटे एक्सप्रेशंस लेने थे. मैं आपको जब नोट्स प्रोवाइड करूंगा तो रूट टॉलरेंस लेने के 2-3 असम्पशंस है, वो सारे असम्पशन को यहाँ पर हमने यूज किया. तो दिस इज माय फर्स्ट स्मॉल लेक्चर रिगार्डिंग बेंड थ्योरी ऑफ सॉलिड. और सेकंड लेक्चर के अंदर में आपको हम लेकर जाएंगे कि क्वांटम मैकेनिकल और क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा रहता है वो. ठीक है.